अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। उन दिनों जंग असीम शुरू हो चुकी थी। हमारे गांव के बहुत से जवान फौज में थे। जंग शुरू हुई तो अंग्रेज़ों ने भर्ती तेज कर दी। एक और साल गुजर गया तो अंग्रेज़ ने भर्ती पर जात पात की पाबंदी हटा दी। इस रियायत से फ़ायदा उठाकर आलिम एक रोज़ भर्ती होने के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगा। उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर और मेरे वालिद के पाँव पकड़कर इजाज़त मांगी। उसने रो रो कर मुझे और वालिद साहब से कहा कि जीजू का अल्लाह के सिवा और तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं। मैं इसी की खातिर तुम लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ और जान की बाजी लगा रहा हूँ। जिंदा वापस आ गया तो अपनी बहन के लिए कुछ लेकर आऊँगा और अगर मारा गया तो इसे भी मारकर कहीं दबा देना। जीजू ने इसे बहुत रोका। वो नहीं रुका, शहर चला गया और इसी शाम भर्ती के कागज़ लेकर आ गया। दूसरे दिन वो ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। जाते वक्त उसने जीजू से कहा, ना रहो जीजू, तुम्हें इज्जत दूंगा या मौत। वो चला गया और जीजू कई दिन तक रोती रही। बहन भाई एक दूसरे का सहारा थे। माँ न बाप, जीजू के लिए भाई जीते जी मर गया। ट्रेनिंग के दौरान आलिम किसी से खत लिखवाकर कभी कभी भेज देता था। उसे गए हुए शायद 3 महीने गुजरे थे कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए। घर और ज़मीन की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ पड़ी। आलम ट्रेनिंग ख़त्म करके चंद दिनों की छुट्टी पर आया और मुझसे लिपट कर चीख चीख कर रोता रहा। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। छुट्टी पूरी करके वो चला गया। उसकी पोस्टिंग पेशावर की एक रेजिमेंट में हुई थी। जीजू अब हमारे घर की बेटी बन चुकी थी। उसे रेजिमेंट में गए 6 माह हुए होंगे कि आलिम का पोस्ट कार्ड मिला। डाकिए से पढ़वाया तो मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। आलिम रावलपिंडी की जेल में था और उसने सिर्फ ये लिखा था कि मुझे कोर्ट मार्शल ने 12 साल कैद दे दी है, मुलाकात के लिए आओ। मैंने माँ को बताया तो उसने कहा कि जीजू को ना बताओ और आलिम को मिल के आ जाओ। मैं दूसरे दिन रावलपिंडी गया। मैं जेल खाने गया और मुलाकात की। उसने बताया कि वो पेशावर अपनी पलटन में गया तो उन्हें बन्नू की तरफ कूच करने का हुक्म मिला। उस ज़माने में पलटन पैदल चला करती थी। 5वें रोज़ वो वादी में पहुंच गए। रात उन्होंने वादी के कैंप में गुजारी। रात भर फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं। सुबह के वक्त पलटन को तैयारी और कूच का हुक्म दे दिया गया। आलिम ने बताया कि अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा फौज लेकर गया था। उस रोज़ आलिम को एक अजीब चीज़ दिखाई गई। ये पठानों की लाशें थीं जिन्हें रात के वक्त किसी जगह घेर कर मारा गया था। ये लाशें ज़मीन पर रखी हुई थीं। आलिम की कंपनी को वहां ले जाया गया। कंपनी कमांडर अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ बहुत अच्छी उर्दू बोला करते थे। उसने आलम की कंपनी के जवानों से कहा, देखो जवान लोग, ये तुम्हारे दुश्मन की लाशें हैं। इनमें 6 लाशें मर्दों की थीं, 2 औरतों की और इनमें एक बच्चा भी था। आलम ने देखा कि मर्दों में 2 की लंबी लंबी दाढ़ियां थीं। अचानक उसके सीने में आग लग गई। उसने अपने एक साथी से कहा, ये तो पठान हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, क्या हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं? ओ बगैर तो ये औरतें हमारी माएँ बहनें हैं। इनकी कंपनी को फौरन आगे चलने का हुक्म मिला। आलम का दिमाग चकरा गया। उसने अपने एक दोस्त से कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। दोस्त ने उसे बताया कि उसने लड़ने से इनकार किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। लड़ाई में हुक्म अदूली पर मौत की सज़ा मिलती है। आलम बिल्कुल न डरा। उसने बबांगे दखल लड़ने से इनकार कर दिया। उससे राइफल और एमुनिशन ले लिया गया और उसे कैंप में भेज दिया गया। जब सारी फोर्स वापस आई तो उसे पलटन के साथ कोहाट ले गए। वहां उसका कोर्ट मार्शल हुआ। उसने इससे ज़्यादा बयान नहीं दिया कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए लड़ाई में मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मुसलमानों का साथ दूँ। उसे 12 साल की सज़ाए कैद दे दी गई और उसे रावलपिंडी जेल खाने में भेज दिया गया। ये वाक़या सुनाकर आलम ने मुझे कहा कि मुझे कैद का कोई गम नहीं। मैंने अंग्रेज़ का हुक्म नहीं माना, खुदा का हुक्म माना है। मुझे अपनी बहन का गम है। मैंने उसे कहा कि तुमने जिस खुदा का हुक्म माना है वही खुदा तुम्हारी बहन की हिफाजत करेगा। मैं इससे रुखसत हुआ। कचहरी जेल खाने के सामने थी। मैंने 3-4 वकीलों से मशवरा किया कि आलिम की सज़ा के खिलाफ अपील दायर करूं, मगर उन्होंने बताया कि कोर्ट मार्शल की सज़ा के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। सिर्फ एक जरिया है और वह है रहम की दरख्वास्त। मैं वापस आ गया। गांव के बुजुर्गों को बताया तो उन पर बहुत असर हुआ। सब सोचने लगे कि क्या किया जाए। हमें फौजी कानून की कुछ खबर नहीं थी। गांव के 2 आदमी जमादार थे।
जिन्हें आजकल नायब सूबेदार कहते हैं, और एक सूबेदार था। 16 और आदमी मुख्तलिफ ओहदों पर फौज में थे। इनमें से कोई भी गांव में मौजूद नहीं था जो हमें रास्ता दिखाता। मैंने जीजू को आलिम के मुतालिक बता दिया। जीजू आलिम की माँ भी थी और बाप भी। उसका जो हाल हुआ वो बयान से बाहर है। उसे मैंने और मेरी माँ ने बहुत हौसला दिया। 2 महीने गुजर गए। एक रोज़ हमारे गांव में पुलिस का एक हवलदार आया। उसने बताया कि कल यहाँ एक अंग्रेज़ मेजर भर्ती के दौरे पर आ रहा है। उसने कहा कि साहब बहादुर की खातिर तवाज़ु भी करनी है और भर्ती होने के लिए कुछ जवान भी देने हैं। नंबरदारी हमारे गांव में थी। नंबरदार तो अंग्रेज़ के ज़र खरीद गुलाम होते थे। हमारे नंबरदार ने मेजर साहब के इस्तकबाल और खातिर तवाज़ु का इंतज़ाम शुरू कर दिया। पहली जंग अज़ीम में अंग्रेज़ 1-2 मुसलमान अफसरों को भी साथ लेकर गांव में आया करते थे। इसी तरह एक अंग्रेज़ मेजर 2 मुसलमान अफसरों को साथ लेकर हमारे गांव में भी आ गया। हमने आलम की रिहाई के लिए रहम की दरख्वास्त लिखवा ली थी। अंग्रेज़ आया तो उसके लिए मुर्ग पकाए और उसे दूध पिलाया और दरख्वास्त उसके आगे रख दी। मेरे एक बुजुर्ग ने उसे आलम के मुतालिक बताया कि वो यतीम है और उसकी एक ही बहन है। गैरत वाला लड़का है, उसे माफ़ किया जाए। अंग्रेज़ मेजर को आलम की सारी दास्तान सुनाई गई कि उसके गांव में उसकी बहन के साथ क्या सलूक हुआ था और उसने अपनी बहन को वहां से किस तरह निकाला था। ये सुनकर अंग्रेज़ ने कहा कि जंग में हुक्म अदूली बहुत बड़ा जुर्म है। हमने उसे कहा कि हमारे गांव के 19 आदमी फौज में हैं। अगर आलम को माफ़ी दे दी जाए तो हम गांव से और भर्ती देंगे। हमारे गांव के 14 जवान भर्ती के लिए पहले ही तैयार थे। हमने उनको रोका हुआ था। कुछ और जवान करीब के छोटे छोटे गांव में रहते थे, वो भी आए हुए थे। उनको हमने रोका हुआ था। मेजर ने गौर किया और पूछा कि तुम कितने जवान देगा। नंबरदार ने जवाब दिया कि 27 जवान। मेजर ने कहा सामने करो। हमने इशारा किया तो 27 जवान सामने आ गए। मेजर ने सबको देखा। सारे जवान फौज के लिए फिट थे। उसने वादा किया कि वो आलम को माफ़ी दिलाएगा, लेकिन ये उसकी कोशिश होगी क्योंकि आखिरी फैसला उसके हाथ में नहीं है। हमने उसे घुड़दौड़ और कबड्डी दिखाई और बहुत खातिर तवाज़ो की। वो शाम को वापस चला गया। 1 महीना गुजर गया। एक रोज़ जीजू को और अपने 3 दोस्तों को मैं आलम की मुलाकात के लिए रावलपिंडी ले गया और उसे रहम की दरख्वास्त के मुतालिक बताया। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि आलम को अंग्रेज़ छोड़ देगा। 1 महीना गुजर गया था। अंग्रेज़ धोखा दे गया था, लेकिन जिस रोज़ हम आलम से मुलाकात करके वापस आए उसके 2 रोज़ बाद गांव में किसी ने बड़ी ऊंची आवाज़ से कहा, आलमा आ रहा है। मैं दौड़कर बाहर गया। आलम आ रहा था। उसकी सज़ा माफ़ हो गई थी, लेकिन इसके लिए हुक्म था कि वो अब फौज में या किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। गांव में सब आलम की और ज़्यादा इज्जत करने लगे थे। उसने बहुत बड़ा कारनामा किया था कि पठानों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था। आलम के ख्यालात बदल गए थे और उसकी चाल ढाल भी बदल गई थी। वो गर्दन ऊंची करके चलता था और बातें बुजुर्गों की तरह करता था। उसे अब कमीन या नीच जात कहना ज्यादती थी, लेकिन हमारे मुल्क में कोई भी आदमी इस ज्यादती से बाज नहीं आता। लेकिन हमारे घर में आलम और जीजू को ऊंची जात वाली ही इज्जत मिलती थी। आलम अपने कारनामे पर खुश था, लेकिन कभी कभी वो उदास होकर बैठ जाता और बहन का रोना शुरू कर देता। इस दौरान एक गांव से उसकी बहन के लिए रिश्ता आया जो आलम ने कबूल नहीं किया। उसके दिमाग में ये समा गई थी कि बहन को इज्जतदार घराने में ब्याहेगा। ये मुमकिन नहीं था। वो अपना मकान बनाना चाहता था। कहता था कि जिसका अपना मकान नहीं, इसकी कोई इज्जत नहीं। मकान चाहे एक कोठी ही क्यों ना हो। अल्लाह बाज बंदों को आजमाइश में डाल देता है। खुदा ने उसे एक और आजमाइश में डाल दिया। ये किस्सा यूं हुआ कि हमारे गांव में एक मस्त भैंसा आ गया। ये ऐसे खतरनाक होते थे कि कोई इनकी लपेट में आ जाए तो कुचला जाए, मट्टी की दीवार से टकरा जाए तो दीवार गिर पड़ती और छत नीचे आ जाती। वो चैत बैसाख का मौसम था। ये मौसम जानवरों के जोबन का होता है और मस्त भैंसे, मस्त ऊँट इसी मौसम में देखने में नजर आते थे। एक रोज मैं अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर गांव में खड़ा था। अचानक गांव में शोर उठा, बच्चों को अंदर कर लो, हट जाओ, बच्चों को अंदर कर लो और हट जाओ। और उसके साथ ऐसे लगा जैसे जमीन लरस रही हो और फौरन ही एक भैंसा गजब से पुनकारता दौड़ता हुआ आ गया। हमें देखकर वो और तेज दौड़ा और सीधा हमारी तरफ आया। हम सब भागे, मगर मैं घबराकर गलत तरफ भाग लिया। आगे एक मकान का पिछवाड़ा था, दाएं तरफ भी एक मकान का पिछवाड़ा था और बाएं तरफ मट्टी की एक दीवार थी।
जो मेरे कद से 1 फीट ऊंची थी। मैं घिर गया। ये जगह जो 3 तरफ से बंद थी, गली की तरह तंग नहीं थी, पूरे मकान के पिछवाड़े जितनी खुली थी। मैं इस जगह अंधाधुंध दाखिल हो गया और पीछे को मुड़ा। भैंसा 5-6 गज दूर था। मैं एक तरफ से निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन भैंसे ने रुख बदला और बड़े जोर से फुनकार कर मेरी तरफ आया। मैं रुका और दूसरी तरफ दौड़ा। भैंसे ने उधर होकर मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे भैंसे के पीछे 3 आदमी नजर आए जो दूर थे और गांव में बहुत शोर मचा हुआ था। मुझे भैंसे की खून की तरह गहरी लाल आंखें और उसके सींग नजर आ रहे थे। सींग बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन बहुत ही खौफनाक थे। मुझे डर ये था कि पीछे दीवार है। भैंसे ने अगर टक्कर मारी तो मैं दीवार और भैंसे के दरमियान पिसकर बड़ी ही बुरी मौत मरूंगा। मैंने बुलंद आवाज से कहा, कुत्ते खोल दो, सारे कुत्ते खोल दो। हमारे शिकारी कुत्ते बड़े खूंखार और दिलेर थे, लेकिन कुत्तों का फौरन पहुंचना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। भैंसा मेरे ऊपर आ गया था। मैंने एक बार फिर एक तरफ निकलने की कोशिश की और उसके साथ ही भैंसा सर नीचा करके पहाड़ की तरफ मेरी तरफ आया। मैंने बहुत फुर्ती की। भैंसे के सींगों की जद से निकल गया और उसकी टक्कर दीवार पर पड़ी। मैं तो बच गया, मगर गिर पड़ा। भैंसा बहुत जोर से फुनकार कर दोबारा पलटा और मेरी टांगें उसके पाँव के करीब थीं। मैं अभी टांगें पीछे करके उठने ही लगा था कि भैंसे का एक पाँव मेरे पाँव के पंजे पर आ गया। मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितनी तकलीफ हुई। भैंसा जरा और पीछे हटा। अब मुमकिन नहीं रहा था कि मैं उठता और उसकी दूसरी टक्कर से बचता। इतने में क्या देखता हूँ कि एक आदमी ने उसके सींग पकड़ लिए हैं। मुझे शायद उस इंसान का धुंधला सा चेहरा भी नजर आया था, मगर मैं उसे पहचान न सका। फिर मैंने देखा कि भैंसा मेरी तरफ से मुंह मोड़ चुका है। मैं तेजी से उठा। मेरी तरफ भैंसे की पीठ थी। मैं निकल तो आया, लेकिन भागा नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया था कि भैंसे ने किसी आदमी को अपने सर के नीचे दबा लिया है। मेरा पाँव इतना जख्मी था कि इस पर वजन बर्दाश्त नहीं होता था। मैं खाली हाथ भी था, फिर भी मैंने मुंह नहीं मोड़ा। मैंने भैंसे के सर के नीचे एक आदमी को देख लिया था। मैंने भैंसे की दुम पकड़कर मरोड़ी ताकि उसकी तवज्जो पीछे को हो जाए। मेरे लिए निकलने का रास्ता तो बन ही गया था। इतने में 8-10 आदमियों ने भैंसे पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया और हमारे कुत्ते भी आ गए। मैं वहां से निकल गया। भैंसा पीछे मुड़ा और कुत्तों और आदमियों पर हमला करने के लिए दौड़ा। मैंने एक आदमी को वहां पड़े देखा, इसी असना में जहां से मैं भैंसे के आगे गिरा था। मैंने दौड़कर उसे सीधा किया। वो आलम था। औंधे मुंह बेहोश पड़ा था। उसकी एक टांग से खून का फुवारा निकल रहा था। पीठ से भी खून बह रहा था। दूसरे आदमी भी आ गए। चरपाई मंगवाई गई। आलम को उठा के चरपाई पर डाला। उसके जिस्म को देखा। भैंसे का एक सींग उसके घुटने वाले जोड़ से पार हो गया और टांग इस तरह कट गई थी कि एक जगह से सिर्फ खाल से अटकी हुई थी। पीठ पर भी सींग लगा था, लेकिन जिस्म में दाखिल नहीं हुआ। खाल चिरकर एक तरफ निकल गया था। मेरी माँ और आलिम की बहन रो रो कर पागल हुई जा रही थीं। फौरन कोरे सूत की अंटियां बनाकर और जलाकर उनकी राख आलम के जख्मों पर बांध दी गई। घुटने को कपड़ों में कस दिया गया और चरपाई उठाकर हम बहुत से आदमी शहर की तरफ चल दिए। उस जमाने में न कोई सड़क थी, न कोई मोटर सवारी के लिए, सिर्फ ऊंट, घोड़े और गधे होते थे। अस्पताल सिर्फ शहर में होता था, जो गांव से 10 मील दूर था। हम आलम को चरपाई पर डाले हुए दौड़ते जा रहे थे। सब बारी बारी चरपाई उठाते थे। इलाका हमारा ऐसा है कि कहीं चढ़ाई है, कहीं उतराई है, नदियां और नाले हैं। हम 2 घंटों बाद अस्पताल पहुंचे। सरकारी डॉक्टर हिंदू था। उसने आलम के मुंह में कोई दवाई डाली और जब उसने टांग का जख्म देखा तो हमें बताया कि टांग कट गई है, ये जिस्म के साथ नहीं रह सकती। वो हमसे टांग अलग करने की इजाज़त ले रहा था। हमने उसे कहा कि वो जो बेहतर समझता है वो करे। इस तरह 20 साल की उम्र में आलम एक टांग से महरूम हो गया। 1 महीने के बाद उसके पीठ के जख्म और कटी हुई टांग का जख्म भी ठीक हो गया। हम इसे घोड़े पर बिठाकर अस्पताल से घर लेकर आ गए। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। इसे किसी ने बताया था कि मदद अली भैंसे के आगे आ गया है। वो खाली हाथ दौड़ पड़ा। मैं उस वक्त भैंसे और दीवार के दरमियान मौत के मुंह से बचने की कोशिश कर रहा था। मैं जब गिरा उस वक्त आलम ने दूसरी तरफ से आकर भैंस के सींगों को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कहाँ मस्त भैंसा और कहाँ इंसान। इससे आलम का ये मकसद तो पूरा हो गया कि भैंसे ने तवज्जो उसकी तरफ कर दी और मैं उठ खड़ा हुआ। अगर आलम अपने आप को खतरे में न डालता तो मैं ज़मीन पर पड़ा था। भैंसा 1 सेकंड में मेरी अंतड़ियां बाहर निकाल देता और फिर मेरा जिस्म कीमा कर देता,
लेकिन इस एक सेकंड में आलम ने उसे अपना जिस्म पेश कर दिया। आलम ने उसके सींग पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की तो भैंसे ने सर के एक ही झटके से उसे दीवार के साथ पटक दिया, और वो जब उठ रहा था तो उसकी पीठ ऊपर थी। भैंसे ने सींग मारा तो उसकी खाल चीर कर निकल गया। कुत्तों ने भैंसे को गांव से 1 मील दूर जाकर गिरा लिया था और इसके बाद वो उठ नहीं सका। लोगों ने उसे लाठियां कुल्हाड़ियां मार मार कर ख़त्म कर दिया, लेकिन आलम सारी उम्र के लिए बेकार हो गया। उसने ये लाठी बना ली जिसके साथ लकड़ी की मोटी तख्ती लगी हुई थी और उस पर गद्दा था। इस शख्स ने उम्र के 60 साल इसी लाठी के सहारे गुजार दिए। वो 20 साल की उम्र में मासूर हुआ था, लेकिन उसने मेरे एहसान का बदला चुका दिया था। ये शख्स सारे गांव का गमख्वार था। सारे गांव के बच्चे इसे अपना बाप समझते और मेरी जिंदगी का ये आखिरी साथी है। हम हर वक्त इकट्ठे रहते हैं। राजा मदद अली ने ये कहानी मुझे सुना के ख़त्म कर दी। मैं ये सुनने के लिए बेकरार था कि जीजू का क्या बना, क्या उसे कोई इज्जतदार घराना मिला था या नहीं, और आलम ने मकान बनाया था या नहीं। मैंने राजा मदद अली खान से ये दोनों सवाल पूछे तो वो हंस पड़े। इनकी हंसी मजाक वाली नहीं बल्कि अजीब सी हंसी थी। कहने लगे कि हाँ बेटा, जीजू को आलम ने ऊंची जात के घराने में ब्याह दिया था। उसके खामिद ने उसे अपने घर की हुकूमत और बादशाही दे दी थी। कौन था वो? मैंने पूछा। अभी जिंदा है? हाँ बेटा, राजा मदद अली खान ने कहा कि वो अभी जिंदा है और तुम्हारे सामने बैठा है। जीजू मेरी बीवी थी? हाँ बेटा, 9 साल गुजरे मर गई है। ये कहकर राजा मदद अली खान की आवाज़ दब गई। घूंट सा निगल के कहने लगा कि मेरा साथ छोड़ गई है। हमें बहुत प्यार था। मैंने जब इससे शादी करने के लिए गांव वालों को कहा था तो सबने मुझे मना किया था। कहते थे कि कमीन जात ऊंची हवेली में नहीं रह सकती, बाप दादा की कब्रों की तौहीन न करो। लेकिन मैंने कमीन जात को ऊंची हवेली में बसाकर दिखा दिया। फिर मैंने आलिम को अलग मकान बनवा दिया और जीजू से कहा था कि वो तुम्हारा मेका है, कभी वहाँ रहो कभी मेरे पास रहो। आलिम ने अपनी दोनों कस्में पूरी कर दी। बहन को इज्जतदार घर में बसा भी दिया और मकान भी बनवा दिया।